दोस्तों, स्वागत है आपका इजी लर्निंग की नई वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे कि बजट जो हमारा बजट बना है उस बजट के बारे में जानेंगे कि बजट के क्या की पॉइंट्स थे, क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी रही, क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं रही, गवर्नमेंट ने कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करी और क्या क्या चीज़ें थी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे जो हमें उनसे नहीं मिल पाया। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको बहुत ईजी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा बजट के बारे में। चलिए हम देखते हैं बजट के बारे में। निर्मला सीतारमण जी ने इस बार भी पेपरलेस बजट इंट्रोड्यूस करा। फाइनेंस मिनिस्टर हैं। पार्लियामेंट के लोकसभा में 1 फरवरी को बजट इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो कि कल हुआ था। देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी। सबसे पहले आते हैं इनकम टैक्स के बारे में। देखिए, पहला पॉइंट है इनकम टैक्स। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कोविड की कंडीशन के समय पर टैक्स रेट कम होने चाहिए। अच्छी चीज़ ये हुई, उसमें कुछ इंक्रीमेंट नहीं हुआ, यानी इनकम टैक्स को बिल्कुल भी छेड़ा नहीं गया। लेकिन बुरी चीज़ ये थी कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बार टैक्स स्लैब्स को थोड़ा सा कम किया जाए, है ना, वो नहीं हुआ। दूसरी एक अच्छी चीज़ और देखिए, एक क्या था, देखिए यहाँ पर ना थोड़ा समझने की बात है कि गवर्नमेंट ने ये जो टैक्स पेयर्स के लिए ये जो टॉपिक दिया कि 2 साल के अंदर अगर आपकी कोई भी इनकम जो कि आईटीआर फिल करते पर आपसे मिस हो गई है, आप उसको दोबारा से अपडेट कर सकते हो। देखिए, यहाँ पे जगने वाली बात है आम जनता के लिए कि हो सकता है गवर्नमेंट इसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाली हो सकता है इस आने वाले ईयर में कुछ हमें एकदम से नई चीज़ देखने को मिले, कुछ रेट्स बढ़ें, कुछ बड़े बड़े नाम खुलें। ऐसा क्यों हुआ है, देखो ज़रा। गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आप अपनी इनकम को अपडेट करते हो, आईटीआर को अपडेट करते हो, तो आपने जो भी इनकम अगर सपोज करो इस 1 साल के अंदर अपडेट कर दी, तो आपको 25% का उस पर सबसे पहले पेनल्टी पड़ेगी और उसके अलावा जो इंटरेस्ट बनेगा वो आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपने 1 साल के अंदर नहीं खोली, आपने लगा आपको कि हम दूसरे साल में बताते हैं, सेकेंड ईयर में अपडेट करते हैं, तो 50% का आपको उस पर पेनल्टी पड़ सकती है। ये गवर्नमेंट ने डाला है, ठीक है, डेलिबरेटली डाला गया है, ध्यान रखिएगा। अगर आप आईटीआर फिल कर रहे हो, अगर आपने कोई भी इनकम टैक्स बचाने के लिए छुपाई है या आपसे बाई मिस्टेक रह गई है, देखिए जितने भी हाई टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए यहाँ पर थोड़ा घबराने वाली बात है, ठीक है ना, समझ जाओ बात को। मेरी इनकम नहीं है इतनी कि मैं घबराऊं। नेक्स्ट पर जाते हैं हेल्थ पर, कि हेल्थ ने क्या किया। हेल्थ में गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पर जो वैल्यूज आ रही है ना वो थोड़ी सी मिसलीडिंग है, जरा ध्यान से समझते हैं। इस बार हेल्थ पर सिर्फ 0.2% का एक्सपेंडिचर ग्रोथ हुआ, यानी पिछले साल से सिर्फ 0.2% ज़्यादा खर्च कर रही है सरकार। यहाँ मिसलीड मत होना। 86,000 करोड़ रुपीस हेल्थ पर डाले गए हैं, क्योंकि कोविड की कंडीशन थी, इसलिए हमारा जो बेस ईयर यानी लास्ट ईयर था, लास्ट ईयर ही एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ा दिया गया है, इसीलिए इस बार एक्सपेंडिचर को बहुत ज़्यादा ना बढ़ाकर थोड़ा बढ़ाया, लेकिन फिर भी 86,000 करोड़ रुपीस हेल्थ सेक्टर को दिए गए। इसके अंदर 2 चीज़ बहुत अच्छी की गई। एक, ध्यान रखिएगा, आयुष्मान को डिजिटल किया गया, यानी अब कौन कौन यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल हैं, आपको मुझे हर एक को एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी मिलेगी। हम उस आइडेंटिटी के बेसिस पर हेल्थ केयर को एसेस कर पाएंगे, यानी यूनिवर्सल एसेसिबिलिटी कर दी गई। हर कोई व्यक्ति हेल्थ केयर पर एसेसिबिलिटी रखेगा, है ना। ये सब डेवलप्ड कंट्रीज में चल रहा था, इंडिया ने भी अब इसको अपनाया, लेट अपनाया लेकिन बहुत अच्छा कदम है। समझिए, जो लोग गरीब हैं उनके पास आयुष्मान कार्ड होगा, उसकी उनके पास में समझिएगा डिजिटल वेलबींग होगी, डिजिटल आइडेंटिटी होगी, और इजीली वो क्या कर पाएंगे, अब किसी भी हेल्थ फैसिलिटी को असेस कर पाएंगे। तो कोई हॉस्पिटल अब ये नहीं कह पाएगा कि नहीं हम नहीं करेंगे, कैशलेस, हमें पैसे पैसे दो, ये सब कुछ करो। ये अच्छा हुआ। दूसरा, हमारे देश में समय पर मेंटल हेल्थ का बहुत इशू चल रहा है। कोविड के समय पर लोगों का मेंटल ब्रेकडाउन हुआ, जॉब चली गई, फाइनेंशियल क्राइसिस हुए और बहुत सारी प्रॉब्लम है। उसके चलते नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया गया देश के लोगों की मेंटल हेल्थ को बढ़ाने के लिए। ये एक अच्छा कदम है, ठीक है, जरा ध्यान से। इसके बाद नेक्स्ट पर जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा है इस बार 60 लाख न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगी इस साल में। देखिए, बीजेपी पर लगातार आंसर क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि इन्होंने जॉब अपॉर्चुनिटी 2 करोड़ जॉब अपॉर्चुनिटी का वादा किया था मोदी जी ने, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ।
अगर हम 2 करोड़ जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में पॉसिबल नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये 60 लाख जॉब अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट सेक्टर में पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट का क्या टारगेट होता है? गवर्नमेंट ने कहा है हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। इस वाले बजट में आप बिलीव करिएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना पैसा डाला गया है। ये जो बजट है ये सिर्फ इस साल को ग्रो नहीं करा रहा, ये सिर्फ हमारे इस साल के लिए नहीं है, आने वाले जो 25 साल है, बेसिकली 75th जो हम रिपब्लिक का हमारे आजाद होने का 75th बजट था आजादी के बाद का, इसको एक आधार बनाकर जो हमारा 100th बजट आएगा उसके बेसिस पर एक ये जड़ लगाई जा रही है। ठीक है, ये बीज लगाया जा रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत पैसा खर्च हुआ, इस मामले में बहुत अच्छा बजट गया। ठीक है, तो वहां पर जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा उसके बेसिस पे 60 लाख जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगी। और आप देखो, अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि सरकारी नौकरी बढ़ेंगी, वो पॉसिबल नहीं है। जैसा वक्त चल रहा है 60 लाख पॉसिबल ही नहीं है। हम लोग गलत उम्मीद लगाए बैठते हैं कि गवर्नमेंट जॉब निकलेंगी। भैया पिछले वाले रिटायर नहीं हो रहे, वो लगातार रिट डाल रहे हैं कि कोविड कंडीशन थी, ये कंडीशन थी, वो कंडीशन थी, वर्किंग टाइम बढ़ाओ। आप समझ जाओ कि जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसे क्रिएट होंगी। ये इनडायरेक्ट सोर्स है। डिफेंस पर आते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा नाराज हूँ इस चीज़ को लेकर। हमारे यहाँ पर डिफेंस के बेसिस पर देश को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की कोशिश की गई है, सेल्फ रिलायबल बनाने की कोशिश की गई। यहाँ पे 68% कैपिटल जो बजट की थी वो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में लगाने की बात की गई कि हमारे यहाँ पर जो डिफेंस का सामान है बनाया जाएगा। देखो, मोदी जी की ना पब्लिक अगर हम बात करें इंटरनेशनल पॉलिसीज, फॉरेन पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं। हम क्यों इतना पैसा डिफेंस पे खर्च कर रहे हैं? हमें क्या जरूरत है? देखो, हम क्या कर सकते हैं, कुछ ट्रीटीज हैं, हमें 2 जगहों की वजह से पैसा खर्च करना पड़ रहा है, चाइना और पाकिस्तान। हम इनके साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखते हैं। ठीक है, चाइना हम पे उसके लिए डिपेंडेंट है अपने ट्रेड के लिए। तुम खुल के बात करें ना, यहाँ पे दोनों तरफ के डिप्लोमेट्स बैठ के मैटर सुलझाएं। हम अपने इसको कर्व करने की जरूरत है। हम डिफेंस एक्सपेंडिचर को कम कर सकते हैं और इस पैसे का इस्तेमाल हम देश के डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पे जाते हैं क्रिप्टो करेंसी पर। ये देखिए, एक काम की बात और एक मजे की बात क्रिप्टो करेंसी की। बिटकॉइंस या इस तरीके की जितनी भी ब्लॉकचेन्स थे, इन सब पे लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे। अब एक चीज समझो, एक व्यक्ति है, उसने 100 रुपए बिटकॉइन पे डाले, कल बिटकॉइन बंद हो गया, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? है ना? तो गवर्नमेंट इस तरीके के ट्रांजेक्शन्स को काउंट ही नहीं कर पा रही थी कि लोग कितने इनकम अर्न कर रहे हैं, है ना? और इस तरीके के ट्रांजेक्शन्स को कंट्रोल करना बहुत जरूरी था। तो अब क्या करा गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट ने कहा है कि आप जो भी पैसा कमाओगे इस तरीके की क्रिप्टो करेंसी से, उस इनकम का 30% आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। 3030 समझिए कैसे काम करेगा। मान के चलो मैंने 100 रुपए के बिटकॉइन लिए, 100 रुपए के बिटकॉइन लिए, उसकी वैल्यू आज हो गई 200 रुपीज। ठीक है, तो 200 रुपए में 100 रुपए एक्विजिशन चार्ज था, यानी 100 रुपए का मैंने बिटकॉइन खरीदा, उसे माइनस कर दो तो मैंने इनकम जनरेट करी 100 रुपए। उस 100 रुपए पर 30 रुपए मुझे सरकार को देने पड़ेंगे। ये पहली चीज। इसके अलावा 1% का टीडीएस बढ़ा दिया गया ताकि सेल्स को काउंट किया जा सके कि कितनी सेलिंग या परचेजिंग हो रही है। ठीक है, वर्चुअल डिजिटल करेंसी की एसेट्स की कितनी परचेजिंग हुई, कितनी सेलिंग हुई, इसके लिए 1% का टीडीएस है। अब इस पर भी सरकार ने एक और चीज कही, जरा ध्यान से देखो। क्रिप्टो करेंसी को डिमोटिवेट करने के लिए किया गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि लॉ बना देते। देखिए, लॉ नहीं बनाया जा सकता। क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर है हमारा, है ना? ये जो जितनी भी डिजिटल एसेट्स है, ये हमारा फ्यूचर है। इसको हम कैसे बंद कर दें? लोगों को ये थोड़ा कह सकते हैं आप ट्रेडिंग नहीं करोगे, लेकिन हमें ऐसी ट्रेडिंग को डिमोट भी करना है जिसका कोई सोर्स ना हो। ये कोड के बेसिस पे चल रही है, कल बंद हो जाएगी, कौन देगा पैसा वापस? अगर सपोज करो आपने 100 रुपए की क्रिप्टो करेंसी खरीदी और आपको 10 रुपए का लॉस हो गया, यानी आज वो क्रिप्टो करेंसी 90 रुपए की है, तो जो 10 रुपए का आपको लॉस हुआ, वो 10 रुपए आप अपनी किसी दूसरी इनकम में एडजस्ट नहीं कर पाओगे। यानी आप सोचो कि मुझे को टैक्स रिडम्पशन मिल जाएगा 10 रुपए का, वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप क्रिप्टो से जो भी पैसा कमाओगे वो 30% टैक्सेबल होगा प्रॉफिट पे, और लॉस होते हैं तो लॉस नॉन एडजस्टेबल होंगे, आप उसे किसी इनकम पे एडजस्ट नहीं कर पाओगे। तो ये एक अच्छी चीज थी क्रिप्टो को कंट्रोल करने के लिए। इसी वजह से आरबीआई के 1934 एक्ट को अमेंड करके कहा गया कि आरबीआई 1 साल के अंदर में अपनी खुद की डिजिटल करेंसी, यानी जो डिजिटल रुपया होगा, उसको इंट्रोड्यूस करेगा, और हमें कोई भी डिजिटल लेन देन करनी होगी तो उसे हम उसी डिजिटल पैसे में करेंगे। दोस्तों, इसको गलत तरीके से मत लीजिए। हमारा जो पैसा होता है वो टेंडर मनी होता है, लीगल मनी होता है। वो लेने से कोई व्यक्ति मना कर सकता है फ्यूचर में, तो हम उसके खिलाफ केस करेंगे। मान के चलो मेरे पे क्रिप्टो है,
मैंने किसी से कहा कि आप एक काम करो, पैसे क्रिप्टो में ले लो, मेरे पे कैश नहीं है, आप मुझसे क्रिप्टो में ले लो, और उस बंदे ने लेने से मना कर दिया, कल कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा इसकी? कल क्रिप्टो का ऑनर जो भी वेबसाइट चला रही है जहां से ये सोर्स जनरेट हुआ, वो कल बंद हो जाए, फिर क्या होगा? कोई ब्लॉकचेन है पूरा, इसका कोई सोर्स हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, तब कहां जाएगा पैसा आपका? इसीलिए क्रिप्टो पर कंट्रोल करने के लिए सब किया गया। नेक्स्ट आते हैं जीएसटी एंड जीडीपी की बात करते हैं। तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, इस बार बोला है कि हम एस्टिमेट कर रहे हैं इस बार हमारी जीडीपी 9.2% ग्रो करेगी, जो देश की सबसे ज्यादा तेज ग्रोथ होगी। कोई भी डेवलप्ड इकोनॉमी इतना ग्रोथ नहीं करेगी जितना एस्टिमेशन हमारी जीडीपी से किया गया है। इसके अलावा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और वैक्सीनेशन पे फोकस किया गया। जीएसटी का जो कलेक्शन है वो 1,40,000 करोड़ का इंक्रीज होने के एस्टिमेशन बताए गए हैं कि इस साल इतनी ग्रोथ करेगी। इसके बाद आते हैं हम एजुकेशन पर। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इस बजट में सबसे अच्छी चीज क्या है? इस बजट में सबसे अच्छी चीज है हमारी एजुकेशन पे फोकस किया गया है। एजुकेशन की अगर मैं बात करता हूँ, इस बार एजुकेशन पे 1,04,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जिसमें पिछले साल के कंपेरेटिवली 18.5% की ग्रोथ हुई है। मतलब सरकार इस बार जागरूक हुई और उन्होंने एजुकेशन पे पैसा ज्यादा खर्च करा है। लोग बच्चों की एजुकेशन को और ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करी ताकि ये देश के लिए असेट बन सके। सबसे अच्छी चीज थी। नेक्स्ट आते हैं एग्रीकल्चर पर। देखिए हमारी इंडियन इकोनॉमी को आज भी अग्रेरियन इकोनॉमी माना जाता है, ऐसी इकोनॉमी जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। यहां पर थोड़ी सी चीज की कमी है। देखो जरा, अगर हम बात करते हैं ध्यान से कि एग्रीकल्चर में 2.37 लाख करोड़ का डायरेक्ट पेमेंट एमएसपी पर दिया गया, जिससे 163 लाख फार्मर्स को इससे डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा फार्मर्स को और इंप्रूव करने के लिए डिजिटल सर्विसेज और ऑर्गेनिक फार्मिंग को इंप्रूव किया जाएगा, एम्पावर किया जाएगा। लेकिन यहां पर क्या चीज गलत हुई, जरा ध्यान से समझते हैं। यहां पर क्या हुआ, जो सब्सिडी थी फर्टिलाइजर्स पे उसको कम कर दिया गया। बेसिकली पिछली साल इंटरनेशनल मार्केट में क्या हुआ था, इंटरनेशनल मार्केट में यूरिया के रेट बहुत बढ़ गए थे, इस वजह से सब्सिडी बढ़ाई गई थी। लेकिन इस साल भी उस सब्सिडी को खत्म कर दिया गया। 33% सब्सिडी कम की गई है इस बार। एक चीज ये, दूसरी चीज ये कि एग्रीकल्चर सेक्टर में सस्टेनेबल लिवलीहुड को बढ़ाने के लिए कोई मेजर स्टेप नहीं लिया गया है। यानी अगर हम ये चाहें कि एग्रीकल्चर के अलावा भी गांव वाले कोई दूसरी इनकम अर्न करें, उसके लिए कुछ खास कदम नहीं लिए गए। दूसरा डिसअपॉइंटमेंट ये सबसे बड़ा है, क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन का मेजोरिटी पोर्शन आज भी गांव में रह रहा है। ठीक है, 69% अगर हम देखें पॉपुलेशन लगभग रूरल है, 65 होगी लगभग। अब अगर हम आज की प्रेजेंट की बात करते हैं तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन गांव में है और वो डायरेक्टली डिपेंडेंट एग्रीकल्चर पर है। तो ये चीज़ की कमी थोड़ी सी रह गई। बिजनेस पर आते हैं। देखिए इस वाले बजट को यूथ के लिए कहा गया कि इन्वेस्टमेंट का बजट है। ऐसा क्यों था, जरा इसको समझते हैं। ये बिजनेस में 1486 लॉज बनाए गए, जिसमें बिजनेस को आसान करने की बात की गई। यहाँ पे काम की बात समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए क्यों है। देखिए इसको जरा बहुत अच्छे से समझिएगा, ये बहुत काम की चीज है। पहले क्या होता था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करते हैं। मान के चलो मैंने एक बिजनेस शुरू करा, मैं क्या करता हूं, मैंने कोई सा भी स्टार्टअप शुरू करा है, मैं जूस बना रहा हूं, ठीक है, जूस को प्रोडक्ट बना बेच रहा हूं पैकेजिंग कर। इस काम में क्या होता है, शॉर्ट टर्म्स जो अभी नए स्टार्टअप्स होते हैं, इनके ग्रो करने के चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन इनमें रिस्क भी ज्यादा होता है कि स्टार्टअप ग्रो नहीं हुआ तो हमें नुकसान हो जाएगा। ऐसे में क्या होता है, लोग क्या करते हैं, इन अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स को लंबे समय तक होल्ड करके रखते हैं। जैसे सपोज करो मुझे पता चला एक नया स्टार्टअप खुला है जिसमें कोई टैक्सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, उसके शेयर्स को, अनलिस्टेड कंपनी है, उसके शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख लूंगा कि उसकी जैसे जैसे ग्रोथ होती जाएगी मेरी वैल्यू बढ़ती जाएगी। लेकिन हो क्या रहा था, पहले के समय पर म्यूचुअल फंड्स और लिस्टेड इक्विटीज पर सिर्फ 15% का टैक्स था। इसके अलावा अगर आप 2 करोड़ से 5 करोड़ तक अर्न करते हो तो आपको 25% टैक्स देना पड़ रहा था, और 5 करोड़ से ज्यादा अर्न करते हो तो आपको 37% तक टैक्स देना पड़ रहा था। इस बार इन सबको 15% की कैप में रख दिया गया है। मतलब समझना, अगर मैं किसी भी स्टार्टअप में पैसा इन्वेस्ट करता हूं और लॉन्ग टर्म के लिए, यानी 1 साल से ज्यादा समय के लिए उसके शेयर्स को होल्ड करता हूं, तो मैं कितना भी अर्न करूं सिर्फ 15% ही मुझे टैक्स पे करना है। काम की बात, इसीलिए कहा गया है कि ये वाला जो बजट है वो यूथ के लिए है। क्यों? क्योंकि यूथ अलग अलग तरीके से पैसा इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहा है कि कहां पैसा डालूं, क्रिप्टो में क्यों डालूं, फिर यहां पे डालते हैं ना स्टार्टअप में, तो देश के स्टार्टअप्स जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी पैसा मिलेगा और हमारा पैसा ग्रो भी बहुत अच्छे से करेगा, है ना।
ये काम की बात। लेकिन जरा मैं यहाँ पर वापस लेकर आता हूँ आप लोगों को कि यहाँ पर मैं किस चीज़ से डिसअपॉइंट हुआ। देखिए, अगर हम बात करें अपने पैसे को इंडिया में, अगर हम अपना पैसा रूरल एरिया में लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, या अर्बन में इन्वेस्ट करते हैं, अर्बन में ग्रोथ कम होती है और रूरल एरिया में ग्रोथ ज़्यादा होती है। इसीलिए फिर से इन्वेस्टमेंट को मोटिवेट किया गया अर्बन एरियाज में। रूरल एरियाज में अभी भी इन्वेस्टमेंट को ल्यूक्रेटिव बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए कोई ज़्यादा ठोस कदम नहीं दिखे। बस एक मुझे ये चीज़ थोड़ी सी यहाँ पर गड़बड़ लगी। इसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट की पॉइंट्स पर। अगर हम देखें, जरा ध्यान से देखिएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को कितनी ज़्यादा ग्रोथ दी गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर में देखो, रोडवेज पर 51% एक्सपेंडिचर को बढ़ाया गया है ना। रेलवेज की बात करते हैं, रेलवेज पर 16.9% एक्सपेंडिचर को बढ़ाया गया है। सबसे ज़्यादा फायदा हुआ टेलीकम्युनिकेशन को, यानी 5G को बढ़ावा देने के लिए, देश में डिजिटल उसको डेवलपमेंट करने के लिए 93.3% का इस बार एक्सपेंडिचर बढ़ाया, यानी लगभग दुगना कर दिया टेलीकम्युनिकेशन पर। सोचो कि हमारे देश में 5G की स्पेक्ट्रम सेल होने वाली है, 5G बढ़ेगा, 4G एडवांस्ड होगा, है ना। और इससे क्या होगा, हर एक देश के हर एक जगह पर नेट एक्सेसिबल होगा। और वेब 3.0 आ गया तो वो बिल्कुल वैसे भी हमें नेट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, डिपेंडेंसी थोड़ी कम हो जाएगी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा वेब 3.0 पर। वापस आते हैं तो टेलीकम्युनिकेशन को बहुत डेवलप करने की कोशिश की गई है। इसी के साथ साथ एनर्जी की अगर हम बात करते हैं, एनर्जी पर भी काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च किया गया है। अब बात करते हैं डिसअपॉइंटमेंट्स की, कि क्या क्या डिसअपॉइंटमेंट्स रहे इस बजट के। तो सबसे पहली चीज़ ना, फूड पर जो सब्सिडी थी उसको कम कर दिया गया। देखो, कोविड टाइम पर सरकार ने लोगों को फ्री में चीज़ें दी, अनाज 2 बार दिया, है ना, राशन 2 बार दिया, राशन फ्री में दिया गया, रिफाइंड दिया गया, बाकी चीज़ें दी गई। वो सब्सिडी खत्म कर दी। फूड पर से 27.8% की सब्सिडी कम की गई है। पहली चीज़, देखो हम कोविड से पूरी तरह से नहीं निकले हैं। आज भी हमारे देश में लोग गवर्नमेंट के ऊपर ही डिपेंडेंट है, क्योंकि वो असेट नहीं हुए हैं, वो आज भी लायबिलिटी है। तो ये एक चीज़ थोड़ी सी यहाँ पर समझने की बात थी, ये इतना ज़्यादा कम करने की ज़रूरत नहीं थी। इसके अलावा पेट्रोलियम की बात करते हैं, कैरोसिन पहले भी इस पर कोई सब्सिडी नहीं थी, अब भी इस पर कोई सब्सिडी नहीं है। लेकिन LPG सिलेंडर जो घर में यूज़ होते हैं उस पर भी सब्सिडी को कम कर दिया गया है 10.8%। ये गड़बड़ की बात है। इसका रीजन समझिए, देखो एक हमें लॉ की जरूरत थी कि जो LPG सिलेंडर्स का यूज व्हीकल्स में हो रहा है ना, उसको रेस्ट्रिक्ट करने की जरूरत थी। वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता तो हमारे पास जो डिमांड थी वो सिर्फ हाउस होल्ड डिमांड रह जाती, घर के लोगों की डिमांड रह जाती। तो उससे क्या होता, उससे जो सिलेंडर्स पड़ रहे थे वो हमें थोड़े से सस्ते पड़ते हाउस होल्ड को। चलो मिडिल क्लास की बात करते हैं। मिडिल क्लास टैक्स पेयर है, लेकिन उसको कोई बेनिफिट नहीं मिला। पूरा बजट अगर हम देखें, अगर आप इन्वेस्टर की तरह से देखोगे तो आपके लिए बजट सूटेबल है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर नहीं हो तो आपके लिए बजट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, क्योंकि इसने आपको फायदे नहीं दिए डायरेक्ट। सिलेंडर पे कोई सब्सिडी नहीं हुई, सिलेंडर की सब्सिडी कम हो गई, कैरोसिन पे कोई सब्सिडी नहीं हुई, फूड सब्सिडी कम कर दी गई। तो ये हमारे लिए ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। लेकिन ये बजट रूट का काम करेगा फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए। बहुत ज़रूरी बजट था, बहुत अच्छा बजट है। आप देखो कमियां हर जगह निकाल सकते हो, लेकिन बजट बहुत बहुत अच्छा है फ्यूचर पर्सपेक्टिव के बेसिस पर। अगर हम देखें कि किन किन चीज़ों के प्राइस बढ़ गए, तो कार, बाइक्स और जितनी भी इंपोर्टेड आइटम्स हैं, 500 चीज़ों पर कस्टम ड्यूटी को चेंज किया गया है। जितने भी इंपोर्टेड आइटम्स हैं वो हमें अब महंगे पड़ेंगे। जबकि सस्ती पड़ने वाली चीज़ें क्या क्या हो गई, कपड़ा सस्ता पड़ेगा, जेम्स एंड ज्वेलरीज हमें सस्ती पड़ेगी, पेट्रोलियम रिलेटेड जितने भी केमिकल्स थे वो सस्ते पड़ेंगे, मोबाइल फ़ोन सस्ते पड़ेंगे, मोबाइल फ़ोन चार्जर्स यानी जितनी भी इसकी एसेसरीज हैं सस्ती पड़ेंगी, कैमरा, स्टील सस्ती नहीं पड़ेगी, स्टील की स्क्रैप सस्ती पड़ेगी, जो उसका कचरा बचता है ना स्टील स्क्रैप का, वो सस्ता पड़ेगा, इंडस्ट्रियल मशीनरी सस्ती पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों बजट का, दोस्तों बजट का पूरी बात। अगर देखो ध्यान से अगर हम देखें तो हमें क्या क्या चीज़ देखने को मिली। सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको रिकैपिटुलेट करता हूँ, गवर्नमेंट ने इस बार अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाया, 4.6 को बढ़ाया, घाटे को कम करा है, प्राइमरी डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट दोनों में कमी आई है, ये अच्छी चीज़ रही। इसके अलावा अगर हम बात करें हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है, जिसमें 24.4% की ग्रोथ हुई, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च की गई, मेनली ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पे खर्च की गई। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में फ़ायदा मिल गया हमें। लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न पर अपडेटिंग के लिए 2 साल का टाइम मिल गया। RBI नई डिजिटल करेंसी निकालेगी। एजुकेशन सेक्टर पर बजट ज़्यादा खर्च हुआ, हेल्थ पर बढ़ाया गया, रिवर लिंकेजेस यानी रिवर पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, रोडवेज, रेलवेज, टेलीकम्युनिकेशन पे बजट ज़्यादा खर्च किया गया।
इसके अलावा सब्सिडीज कई जगह से कम की गई, जैसे कंज्यूमर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन से कम कर दिया गया खर्चा। कैपिटल रिसिप्ट्स की बात करते हैं, एक जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए। कैपिटल रिसिप्ट्स का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम देखें कैपिटल रिसिप्ट्स में कि गवर्नमेंट जो डिसइन्वेस्टमेंट कर रही थी, यानी अपनी इंडस्ट्रीज को बेच रही थी मतलब जैसे रेलवे की बात कर रहे थे, लोग कह रहे थे रेलवे बिक रही है, या जैसे एयर इंडिया बिक गई, इसे बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, जब सरकारी इंडस्ट्री प्राइवेट को बेची जाती है। लास्ट ईयर 78,000 करोड़ रुपए सरकार ने कमाए डिसइन्वेस्टमेंट से, और इस साल इस डिसइन्वेस्टमेंट को कम कर दिया गया, सिर्फ 65,000 करोड़ कर दिया। 13,000 करोड़ रुपए का डिसइन्वेस्टमेंट कम किया है एस्टिमेशन में। रियल में क्या होगा वो लास्ट में पता चलेगा, नेक्स्ट ईयर के बजट में पता चलेगा हुआ क्या। इसके अलावा अगर हम देखें गांव में मनरेगा में जो पैसा खर्च हो रहा था महात्मा गांधी रूरल गारंटी एक्ट, एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट पर, उसको भी कम कर दिया गया 25%। इसके देखिए प्रोज एंड कॉन समझते हैं। फायदा इससे ये होगा कि लोग डिमोटिवेट होंगे छोटा काम करने के लिए, गांव में एजुकेशन पे बढ़ावा होगा, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे और ज्यादा बेहतर नौकरी करेंगे। ठीक है, तो एक ये फायदा हुआ, लेकिन ये लॉन्ग टर्म गोल है, ये फ्यूचर पर्सपेक्टिव है। अगर हम करंट की बात करें तो 25% जो खर्चा कम हो रहा है, इससे लोगों में आने वाला जो पैसा था, जो मनी सप्लाई होनी थी, वो कम हो गई। ठीक है ना, यानी 25% अब जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है मनरेगा में वो भी कम हो जाएंगी। और हमारे गांव में हमें पता है कि गांव की कंडीशन इस तरीके की चल रही है कि वहां पे लिटरेसी कम चल रही है, लोगों की मनरेगा पे डिपेंडेंसी ज्यादा चल रही है। देखिए अच्छा स्टेप है फ्यूचर के लिए, बहुत अच्छी सोच है। मनरेगा को मेरा मानना है कि खत्म भी कर देना चाहिए। इसकी जगह पे गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट फूड फॉर वर्क प्रोग्राम है, आजीविका जो चल रही है, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, इस तरीके के प्रोग्राम चलाए, मनरेगा को बंद करे, क्योंकि ये 100% की जॉब सिक्योरिटी जरूर दे रहा है, लेकिन गड्ढे खुदवाने की, जो कि नहीं चाहिए। गांव के बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए कि वो पढ़ें लिखें, टीचर डॉक्टर इंजीनियर IAS ऑफिसर बने और ज्यादा बेटर लिवलीहुड स्टेटस मेंटेन करें, ना कि गड्ढे खोदें। ठीक ना, तो यही सब था पूरा का पूरा बजट के बारे में। आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं भी ग्रो कर सकूं और मैं आप लोगों को तो इस तरीके के नए नए कंटेंट को लेकर आ सकूं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट पार्ट में, तब तक ख्याल रखिए।